नमस्ते। स्टार्ट करते हैं विनाती ऑर्गेनिक एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक से। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद एक कमेंट मैंने देखा विनाती ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा इनको वर्सेस करके देखें क्या, मतलब कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, या फिर ऑर्गेनिक में अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो इनमें से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। पर्सनली इन कंपनीज में मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेता हूँ। उसका रीज़न ये है, ऑर्गेनिक ये जो केमिकल्स होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, इसमें मेरे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है कि डायरेक्टली कहाँ यूज़ होंगे, क्योंकि बेसिकली B2B का बिजनेस है। ये केमिकल्स जो होते हैं ये B2B में यूज़ होते हैं। डायरेक्ट जो हम रिटेल कंज्यूमर्स हैं, हमारे यूज़ में कैसे आएंगे हम डायरेक्टली समझने में थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। तो मेरे को लगता है थोड़ी सी हाइप्ड कंपनी है। हाइप में लिस्ट हुई जब 2021 का मार्केट था, उस टाइम पे IPO से लिस्ट हुई थी, जिसमें क्या था, उस टाइम पे बुल रन चल रहा था। सीधे 8,000 रुपए से 18,600 के आसपास आसपास का पीक बनाया था। उस टाइम पे जो भी कंपनी आ रही थी वो सीधी सोना बन रही थी। मतलब वो वाली चीज, राहुल गांधी वाली चीज चल रही थी कि यहाँ से आलू ढालो पीछे से सोना निकले। आप लॉस मेकिंग कंपनी ले आओ, लो मार्जिन कंपनी ले आओ, या फिर ROE जिसका कम है, कैसे भी कंपनी ले आओ, वो डायरेक्ट आ रही है मार्केट में और अपना सिक्का उसका चल रहा है। जो शेयर आपने लाया महीने भर में डबल, 2 महीने में डबल, क्योंकि उस टाइम इतना पॉजिटिव माहौल हो गया था, हद से ज्यादा पॉजिटिव माहौल हो गया था, जिससे क्या हो रहा था, हम कुछ भी लेके आ रहे हैं, कोई भी शेयर लेके आ रहे हैं, नया है भाई, छोटी कंपनी है, बड़ी होगी। अब ऐसे नहीं चलता है। इसमें आपको ये देखना होगा कि कंपनी के पास मार्जिन क्या है और ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि अगर मार्जिन कम होगा तो ग्रोथ पॉसिबिलिटी भी कम होगी। क्योंकि जब कंपनी के पास मार्जिन नहीं है तो कंपनी ग्रो करने के लिए पैसा कहां से लाएगी, या तो वो बाहर से उठाएगी या फिर इक्विटी डाइल्यूट करेगी। इक्विटी डाइल्यूट करेगी तो शेयर बिगड़ जाएगा, क्योंकि पी उसका हाई दिखेगा। तो ऐसे करके देखना चाहिए। तो थोड़े से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पहले थोड़े से फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं। तो इसका जो ROE है वो है 10%। 10% का ROE बहुत बकवास ROE होता है, उससे ग्रोथ नहीं होती है। कंसिस्टेंटली अगर हम 20-25% का ROE नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है, ROCE है 12-13% के आसपास। तो बीच में थोड़ा बहुत कैश है कंपनी के पास, 117 करोड़ रुपए का कैश है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास। बट जब 10% का ROE होता है तो ऑर्गेनिकली ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। मैं उस चीज को बोल रहा हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ है -43% और सेल्स ग्रोथ है -6%। अब भाई जिसका अगर ग्रोथ लॉस में है, प्रॉफिट ग्रोथ ले लो या फिर सेल्स ग्रोथ ले लो, अगर लॉस में ग्रोथ है तो वहां से शेयर चलता नहीं है। इसका पास्ट में शायद बीच में एक आध बार प्रॉफिट एक्सट्रीम आ गया था। अब वो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि भाई हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कि प्रॉफिट एकदम से बढ़िया क्यों आ गया और उसके बाद से पहले से भी बेकार, या फिर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखोगे तो इसका कंसिस्टेंसी नहीं है। इट्स लाइक अ मैड हॉर्स। मैड हॉर्स मैंने, मतलब जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उन्हें पता है, ये पागल घोड़ा है। इस पर पैसे लगाने पे ये अगर ऊपर नीचे करके फ्यूचर में कभी प्रॉफिटेबल हुआ भी तो इसका शेयर इतना फ्लक्चुएट मारेगा कि आपको कहीं ना कहीं बीच में शेयर बिकवा देगा। इसके अलावा इसका जो पी है वो 80 के उस आसपास का पी है, 80-82 के आसपास का पी है, तो वो बहुत ही डेंजरस लगता है ऐसी 10% ROE वाली कंपनी के लिए। भाई 80 का अगर आपको पी देना है ना, तो मेरे हिसाब से कम 50-60% का ग्रोथ हो कंपनी में, जब देना बनता है कि भाई सेल्स ग्रोथ है 60-70%, प्रॉफिट ग्रोथ है 40-50%, उस टाइम पे तो लगता है कि हाँ भाई 50-60-70-80 का पी दे सकते हैं, क्योंकि साल 2 साल में कवर कर लिया। अब भाई ROE है 10% का, प्रॉफिट ग्रोथ है -43%, सेल्स ग्रोथ -6, माइनस भाई शेयर मार्केट में नहीं चलता है, कूट देंगे इसको पकड़ के। अब बुरा मत मानना, बट ऐसे ही मार्केट चलता है भाई, कि अगर आप सेल्स नहीं दिखाओगे तो इसको पकड़ के लिटा देंगे। और इसका मेरे को फ्यूचर लगता नहीं, मुझे लगता है हाइप्ड कंपनी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आई और एकदम से इसका प्रॉफिट बूम कर गया किसी भी रीजन से, वो अल्टीमेटली सस्टेन किया नहीं। इस वजह से अब अगर आप देखोगे तो हालत खराब है कंपनी की। और केमिकल बेस्ड कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल बेस्ड, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसके अलावा इसका कंपेयर करते हैं विनाती ऑर्गेनिक से। तो अगर हम ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का तो 10%, वहीं पर इसका है 22.5% के आसपास। और वहीं पर अगर हम ROCE देखते हैं तो हमें 30% के आसपास का दिखता है ROCE, जिसमें क्या होता है कंपनी के पास ROE और ROCE में डिफरेंस है, वो कैश होता है। तो 8 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है इसमें। सेल्स ग्रोथ है 28-28.5% के आसपास और प्रॉफिट ग्रोथ है 32% के आसपास। अब इस तरह की अगर ग्रोथ आती है तो भाई एक बार को अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ कंसिस्टेंट है, आप इसके अगर बैलेंस शीट पढ़ोगे तो आपको 3-4-5 साल से कंसिस्टेंटली, एक आध साल भाई लॉकडाउन वगैरह में तो सबने सफर किया था, बट एक आध साल अगर आप छोड़ो और बाकी सारा कंपेयर करोगे तो आप देखोगे इसका जो कर्व है वो ऐसे चल रहा है जैसे प्लेन ऊपर जाता है, जैसे 100
150, 200, 250 ऐसे करके जब जाता है ना, अब हुआ 100, 150, 90, तो ऐसी कंपनी से आपको बचना है, क्योंकि उसका अगर बिजनेस कंसिस्टेंट नहीं है और वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, आपके गले पे तलवार लटकी हुई है उसका शेयर लेके, क्योंकि जैसे ही आपका ग्रोथ जाएगा, जैसे ही आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बेकार होगा कंपनी का, उस टाइम पे शेयर क्रैश करता है। और विनाती ऑर्गेनिक का पी भी कम है, 40 के आसपास का, 40-45 के आसपास का पी है। वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 80 के आसपास का पी है। देखो वो पी शायद बना होगा या तो पिछले साल जो अनइवन प्रॉफिट्स आए उस वजह से बना होगा, या फिर वो जो हाइप्ड कंपनी है उसमें इक्विटी डाइल्यूशन कर करके इन लोगों ने शेयर की ऐसी तैसी कर दी होगी, इस वजह से बना होगा। तो अगर आप मतलब मैं अगर अपने पोर्टफोलियो में देखूं तो मैं तो भाई ऑर्गेनिक्स से थोड़ा सा दूर रहता हूं। पास में हमने फायर ऑर्गेनिक की बात करी थी, तो उसमें भी क्या हुआ था, मैंने बोला था कि यार नंबर समझ आ रहे हैं, मेरे फादर की आइसक्रीम की फैक्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ भी कुछ कुछ फाइन ऑर्गेनिक के यूज होते हैं केमिकल्स, बट डायरेक्टली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इसका सेल अगली साल डाउन हुआ तो मैं अपनी इकोनॉमिक्स लगा के उसे समझ नहीं पाऊंगा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, किस रीजन से फ्लक्चुएट होगा। बस एक वही वाली बात है कि सब हाथ धो रहे हैं तो भाई हम भी हाथ धो देते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि यार देखो अगर इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है तो पैसा तो बनेगा, बट वो कंसिस्टेंटली अगर ग्रो नहीं करेगा फ्यूचर में भी तो हम समझ नहीं पाएंगे कि पैसा कैसा बन रहा है। बट और ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्री है ये रिटेल इन्वेस्टर्स की पकड़ में थोड़ा सा ढीला है। बट अगर आप कंपेयर करो कि भाई मुझे तो लेना है, आप छोड़ो यार मुझे लेना है, मतलब लेना है, तो अब आप ये बताओ लक्ष्मी ऑर्गेनिक लूं या विनाती ऑर्गेनिक। तो भाई लक्ष्मी ऑर्गेनिक लेने में आपको सेल्स ग्रोथ मिलेगा नहीं, पी इसका एक्सपेंशन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा पी में, क्योंकि सेल्स ग्रोथ आ नहीं रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आ नहीं रहा है, और नेगेटिव अगर आता है ये सब चीजें तो मेरे हिसाब से बेकार कंपनी है, चक्कर में पड़ना बेकार है। वहीं अगर हम विनाती ऑर्गेनिक को देखते हैं तो 40 का पी है, सस्ता नहीं है, रीजनेबल पी है, लेकिन जो इसका सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज वेरी गुड। आरओई भी 22-23% के आसपास का है, सॉरी। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो विनाती ऑर्गेनिक एक अच्छा ऑप्शन लगता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के हिसाब से। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को देखना एक लॉस मेकिंग रहेगा अगर हम आज के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फ्यूचर में कंपनी क्या प्लान्स हैं, सॉरी उसमें क्या हो कैसे हो वो सब का आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूं आप ही की तरह, मुझे डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट यूज क्या होंगे। समझ आ गया भाई स्पेशलिटी केमिकल है और कोई बना नहीं पाएगा, इससे ये बनेगा वो बनेगा, उस चीज में यूज होंगे। बट यार B2B वाली बात है। और एक और चीज मेरे को याद आ गई कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और विनाती ऑर्गेनिक में अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक का मार्जिन देखोगे तो बनता है 8-9% का मार्जिन, लेकिन अब वहीं आप विनाती ऑर्गेनिक का अगर मार्जिन देखोगे तो वो बनता है 20-22% का मार्जिन। अगर इन फ्यूचर ये इनके जो केमिकल्स यूज होते हैं इनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो अगर ये कहीं ना कहीं से लेते हैं, अगर उसमें 2-4-5% की अगर तेजी आ गई तो वहीं पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक उसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगी, या तो वो सेल्स के ऊपर डालेगी, तो सेल्स भाई वैसे ही भट्टा बैठा हुआ है, -6% का सेल्स ग्रोथ है, -6 ही है ना, हाँ -6% का सेल्स ग्रोथ है। वहीं अगर आप विनाती ऑर्गेनिक देखोगे तो इनके पास 20% के आसपास का मार्जिन है और इनका 28% का सेल्स ग्रोथ है। तो इससे इनके पास दो चीज आती हैं, और इनका प्रॉफिट ग्रोथ 32% का है, तो भाई वहां से इनके पास मार्जिन भी ज्यादा है और इनके पास सेल्स का जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा है। तो अगर इन केस इनका अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है तो ये अपने रॉ मटेरियल महंगे होने की चीज को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मार्जिन है, 8 रुपए का सामान खरीद रहे हैं 10 में बेच रहे हैं, 20% का मार्जिन है। इसके अलावा इनके पास सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, मतलब कि इनका ग्रिप अच्छा है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो कस्टमर है उनके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया कि भाई आप भी थोड़ा बियर करो, पीछे से रेट बढ़ा है। वो चीज लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में कुछ होने वाला है, उसमें दिमाग लगाना बेकार है। 80 का पी है, पी अगर क्रैश मार गया 30-40 का अगर आ गया, आ सकता है, क्योंकि लॉस मेकिंग मतलब जो ग्रोथ है वो इसका नेगेटिव में है, तो आ सकता है। उस चीज को आप देखें तो पैसा आधा भी हो सकता है। बट विनाती ऑर्गेनिक थोड़ा सा स्टेबल ग्रोथ लगता है फाइन ऑर्गेनिक की तरह। फाइन ऑर्गेनिक भी अच्छी कंपनी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसके फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं भाई, थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चंस भेजे मेरे बोलने पर। अब उन्हें देख लेते हैं। प्रतीक जी के आते हैं। प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर हाउ यू गेट कन्विक्शन इन योर होल्डिंग एंड प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड सजेस्ट चेंजेस। चलो भाई पहले ये बताते हैं, हाउ यू गेट कन्विक्शन इन योर होल्डिंग। मेरे पोर्टफोलियो में 5 शेयर हैं अभी, मैं चलो उसमें चेंज करना हो तो मैं बाद में बात करूंगा। 5 शेयर हैं अभी और मैं उसमें कन्विक्टेड कैसे हूँ, मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार
पिछले 1-2 हफ्ते से भाई एक के ऊपर एक ऐसा लग रहा है को ईंट ईंट मार रहा है, बार बार इधर से मारा इधर से मारा, डेली भाई पैसा पार हो रहा है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई शेयर क्रैश हो रहा है, केसॉल्स हमारा सर्किट मार रहा है लोअर, बट बैठे कैसे हैं अभी तक, कन्विक्शन कैसे है आप ये पूछ रहे हैं। देखो भाई कन्विक्शन आता है इन्वेस्टर रिलेशन ऑफ फॉर्म में जाओ, जैसे मैं केसॉल्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप खरीद मत लेना अब इसको, मैं केसॉल्स में गया, वहां पर मैं गया इन्वेस्टर्स फॉर्म में, इन्वेस्टर फॉर्म में मैंने देखा सीईओ क्या बोल रहे हैं, उनके पास होल्डिंग कितना % है, इसके अलावा मैंने देखा कि कंपनी के फ्यूचर विजन क्या है, कंपनी क्या चाह रही है करना और ग्रोथ क्या है। मेरा ग्रोथ सॉलिड है, आरओई सॉलिड है, 126% है, इंडस्ट्री लीडिंग है, अब कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में, यार बसंत जी बोलते हैं नहीं करेगा तो यार जब का जब देखेंगे रिस्क ले रहे हैं हम तो उसमें क्या है, ग्रोथ सॉलिड, प्रॉफिट सॉलिड, आरओई सॉलिड, इसमें सारी चीजें चेक होती हैं। अब जब तक अगला क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक बाजार इसको 4-5 बार नचा सकता है, भाई 10 रुपए नीचा कर देगा, 20 रुपए ऊपर कर देगा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और मैं क्या मतलब अब ये वाली बात समझो कि अगर भगवान भी उतर के आ जाए ना, वो नहीं बता सकते कि भाई अगले क्वार्टर तक मार्केट में क्या होने वाला है, कल ऊपर पे भाव खुलेगा या नीचे पे भाव खुलेगा। जो भी लोग ट्रेडिंग वेडिंग के नाम पे कोर्सेज बेचते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी को समझ में आ रहा है, मोस्टली लोग फेक करने की कोशिश करते हैं। तो आप उन सारे चक्कर्स में ना पड़ें और कोर्सेज वोर्सेज करके भाई कुछ नहीं होने वाला। ट्रेडर होता है ना, वो चार्ट देख के समझता है, और ट्रेडर को कोई ट्रेडर बना नहीं सकता, ट्रेडर आदमी खुद से बनता है, जिसको समझ में आता है उसको समझ में आता है, वो वाली चीज है। तो कन्विक्शन आता है भाई बैलेंस शीट देख के। तो प्रतीक जी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स ले रहे हो सुन के, भले वो मुझसे सुन के ले रहे हो किसी और से सुन के, तो आपको पूरी लाइफ में कन्विक्शन आएगा नहीं। आपका शेयर अगर 5% का 2-3 दिन सर्किट मार गया, आप सो भी नहीं पाओगे। अगर मैं आपका समझ रहा हूँ, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बड़ा है और मतलब उस पैसे से, बड़ा छोटे की बात नहीं, अगर आपको उस पैसे से फर्क पड़ता है तो आप सो भी नहीं पाओगे अगर 2-3 दिन सर्किट मार गया। वहीं पर अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस खुद से करोगे और आपको पता है कि भाई मेरी कंपनी प्रॉफिट बना रही है, पिछली साल से इस साल भाई 20% एक्स्ट्रा ही ग्रो किया है जितना पिछली साल किया उससे, तो उस टाइम आप बोलोगे गिराओ कितना गिराना है भाई, मेरे जो लेस्ट परफॉर्मिंग शेयर हैं मैं और खरीद लूंगा इसको, और अगर नहीं भी खरीदूं तो गिराओ, अल्टीमेटली अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, पागलों की तरह अपने आप आओगे खरीदना। तो वो वाली चीज है। तो ऐसे करके कन्विक्शन आता है कि भाई मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है भाई, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, तो मुझे भी अजीब लगता है कि यार क्रैश कर रहा है शेयर, हजारों लाखों रुपए पार हो रहे हैं पोर्टफोलियो से, यार बड़ी मेहनत से बना है। तो उसमें आप ये चीज को देखो कि मेरा जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो अच्छा बोल रहा है, कंपनी के पास कैश है, ग्रोथ अच्छा है, सॉलिड है, आप बैठे रहो, आप रोते रहो, लेकिन आप बैठे रहो, आपको शेयर बेचना नहीं है। शेयर आपको कब बेचना है, 2-3 क्वार्टर खराब हो गए, इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, वो सेक्टर पूरा पिट रहा है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी उस टाइम पे। आज आप बेचो, शौक से बेचो, मैंने भी पास्ट में 2-2 साल शेयर रखे 25%, उसके बाद लॉस झेला, अपने ईगो को साइड करके लॉस झेला कि भाई मेरे से गलती हुई थी इन्वेस्ट करने में। अब उस पैसे को निकाला और वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जहां पर ग्रोथ सॉलिड है, तो हो सकता है साल भर के अंदर रिटर्न बन जाए मेरा। होल्डिंग योर एंड प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो स्टॉक एंड सजेस्ट चेंज इफ एनी फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ओके भाई, एजुकेशनल पर्पज है, ध्यान रखना, ठीक है। द स्टॉक्स आर एस्ट्रल भाई एक्सेलेंट कंपनी है, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, अगर आपने अभी लिया है तो ये करेक्ट मारेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे पहुंच गया है, पागलपने का वैल्यूएशन है, 100 से ऊपर का पी है, लेकिन ग्रोथ उस टाइप की मेरे को नहीं दिख रही है। और अगर आ भी जाती है ग्रोथ तो भाई 100 का जो पी है ना, वो 500 का पी नहीं होने वाला। तो ऐसे करके आप देखो, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा, एक्सेलेंट कंपनी है। आपका पोर्टफोलियो 8-10 साल के लिए, 4-5 साल का आपका व्यू है, तो 5 साल के बाद मतलब 2-3 साल ही कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कमा के दे के जाएगा एस्ट्रल। बालकृष्ण टायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, ये क्या है, जो लोग नए देख रहे हैं, स्पेशलिटी टायर्स बनाते हैं, कोई अनइवन शेप के टायर्स हैं कि भाई फॉरेन में क्या है, खेत में सारा काम हमारे यहाँ क्या है, हल चला लिया, ट्रैक्टर से काम हुआ, बड़ी बड़ी मशीन से काम करते हैं, उसमें ऐसे टायर होते हैं कि भाई हम खड़े हो जाए ना, 6 फुट के आसपास हाइट है, 7 फुट के, 10 फुट के टायर होते हैं। तो जो टिपिकल साइजेस के और अलग अलग जो B2B में काम करने वाले मशीन्स होती हैं, उनमें जो टायर्स लगते हैं बड़े बड़े, उस टाइप के स्पेशल टायर्स को बनाता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। उसमें बहुत अच्छा मार्जिन कमा पाता है, क्योंकि हर कोई उसकी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, वो व्हाइट लेवल करना चाहता है, या तो बालकृष्ण से डायरेक्ट ले लेता है, या फिर बालकृष्ण डायरेक्ट अपने डायरेक्ट जो भी परचेज करने वाले होते हैं उन्हें सेल कर देता है। बहुत अच्छा बिजनेस है, मुझे काफी अच्छा लगता है बिजनेस। रेडी को खेतान नशेबाजी, तो मतलब भाई इसमें कई लोगों का वो होता है कि यार हम दारू की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दारू बेचने के मार्जिन का पैसा नहीं चाहिए, बट यार
पैसा कमाने आए हैं तो यार ये सब तो चलता रहता है। आप कंपनी को बिजनेस की तरह देखो कि भाई मैंने 10 रुपये डाला तो 12 रुपये निकला कि 9 रुपये निकला। डोमिनेट करते हैं इसके प्रोडक्ट टॉप सेल्स प्रोडक्ट में से एक है, तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। इंडिया मार्ट इंटरमैक्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है, और काफ़ी बार मैं भी यूज़ करता रहता हूँ। ऐसे कुछ भी मेरे को चाहिए, कुछ बल्क में चाहिए या फिर कुछ फैक्ट्री में हमारे लगता है, तो इंडिया मार्ट पे काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब B2B में काफ़ी अच्छा ग्रिप है। जस्ट डायल वगैरह आए, लेकिन मेरे को जो सारा कन्वीनियंट लगता है और बैलेंस शीट वगैरह देख के भी लगता है, तो अच्छा बिजनेस है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल जाएगी इसके शेयर्स में। कंसिस्टेंटली आपको एक बेटर कंपाउंडर की तरह एक्ट कर सकता है। उनो मिंडा काफ़ी अच्छी कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, B2B का बिजनेस है। आपकी जो व्हीकल है उसके अंदर जो वायर्स के अंदर पार्ट वगैरह होते हैं, कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, उस चीज़ में लगता है, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी कंपनी है, आपको कंसिस्टेंटली पैसे को कंपाउंड करेगी। टाटा कॉफी डे टू डे यूज़ होने वाली कोई भी बड़ी कंपनी होती है, आप बस उसके नंबर्स को देखो कि भाई अच्छा ग्रो कर रहे हैं या नहीं। टाटा कॉफी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप अगर देखो कि कहीं भी अगर आप डोमिनेट करते हो तो 10-15% से कंपनी ग्रो करती रहती है, काफ़ी सेफ शेयर है। हिंदुस्तान फूड्स फूड सेगमेंट में वाइट लेबलिंग में काम करता है, और B2B में मेनली इनका बिजनेस है। तो वहां से अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है, अच्छी कंपनी है। इन्फोएज मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गया यार, अब दोबारा कभी देखूंगा तो याद आएगा तो बताऊंगा। तो चलो भाई मैं वापस से बताता हूँ कौन सा आपको रखना चाहिए एजुकेशनल पर्पस, ठीक है भाई, और कौन सा मेरे हिसाब से कि भाई ठीक नहीं है। तो एस्ट्रल मैंने बताया था, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। एस्ट्रल कंसोलिडेट करेगा अभी, बालकृष्ण टायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, रेडिको खेतान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कंसिस्टेंट कंपाउंडर, इंडिया मार्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर, उनो मिंडा कंसिस्टेंट कंपाउंडर, टाटा कॉफी कंसिस्टेंट कंपाउंडर। प्रतीक जी आप मेरे को बड़े ऐसे लग रहे हो कि मतलब आप शायद तो FD तोड़ के पैसा लाए हो, या फिर आपका कोई खेत वेत या जमीन वमीन कोई बेच के लाए हो। इतनी सिक्योरिटी क्यों? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको मतलब करोड़ों में अगर है तो आप, खैर मुझसे एडवाइस लेते नहीं फिर अगर करोड़ों में होता तो। चलो एनीवेज, अगर हम बात करें आपका बहुत सिक्योर पोर्टफोलियो है, अगर आप 8-10 साल 15 साल अगर आप इसे रखोगे तो आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चमत्कारी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आप अगर आपकी एज कम है और आप अगर रिस्क ले सकते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको स्मॉल कैप में नहीं तो एटलीस्ट मिड कैप IT सेगमेंट में थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। ये सारे आपका पोर्टफोलियो मेरे को ऐसा लगता है 10-12-15% से आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 20-25% का ग्रोथ चाहिए तो इन शेयर्स से मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें अभी कुछ शेयर कंसोलिडेट भी करेंगे। फंडामेंटली मोस्टली शेयर्स स्ट्रांग है। साहिल मखानी बोल रहे हैं भाई शॉर्ट टर्म मींस 6 मंथ्स। अच्छा शायद ही उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कोटक महिंद्रा बैंक की। ओके, शॉर्ट टर्म मींस 6 मंथ्स, और ओवरहैंग सिचुएशन थी वो हट गई। लेटेस्ट एग्जांपल कोफोर्ज, जैसे ही ओवरहैंग सिचुएशन हटी शेयर प्राइस 10% ऊपर बंद हुआ। मे बी मंडे 5% 6% ऊपर ना चला जाए कोटक। नहीं भाई मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है वो कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब उसके पीछे का फंडा धीमे धीमे लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई उनका टेन्योर पूरा हो ही रहा था, उन्होंने एंड टाइम पे छोड़ा है अपना, 2-3 महीने की चीज़ थी और एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ आया नहीं कि क्रैश हो जाए, बट भाई 5-6% एकदम से अपसाइड जाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। इस तरह की कोशिश अगर आपका ग्रिप नहीं है तो ना करें, एंड में पैसा जाता ही है इस सब चीज़ में। विनोद जी बोल रहे हैं भाई व्हाट इज योर व्यू ऑन रेड टेप एंड विनाती ऑर्गेनिक। विनाती ऑर्गेनिक मैंने कवर कर लिया है, रेड टेप को देख लेते हैं। रेड टेप बेसिकली अभी क्या है, नया नया लिस्ट हुआ था, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स तो इसका, जैसे आप कंपनीज पे देखो, मनी कंट्रोल पे देखो, इकोनॉमिक टाइम पे देखो, वहाँ सब तो इसका नहीं मिला। बट अब मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे गया कि भाई इन्वेस्टर रिलेशन में कुछ मिल जाए, तो वहाँ से मेरे को इसका ग्रोथ और वो सब ऐसा लगता है कि छोटी कंपनी है, बड़ी बन सकती है, चांस है, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं, ठीक ठाक प्रोडक्ट है, बट ज़्यादा अपना एलोकेशन अगर आपके पास ग्रिप है तभी दें। मेरा ग्रिप इसमें इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा वीक भी मान सकते हैं, तो वैसे करके देखना चाहिए। अगर आपका ग्रिप स्ट्रांग नहीं है तो भाई छोटी कंपनी है, उस पर रिस्क ना लें। इसके अलावा प्रतीक जी बोल रहे हैं सर हाउ टू सिलेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक एंड हाउ टू नो विच सेक्टर हैव टेलविंड। हाउ टू सिलेक्ट स्मॉल कैप, हाई ग्रोथ और इंडस्ट्री में ग्रोथ होना चाहिए। इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे पहचाने उस बारे में बताता हूं। इंडस्ट्री में ग्रोथ पहचाने कि भाई इनके पीयर्स जो हैं, बाकी और कंपनीज जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अगर सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो सेक्टर अच्छा है, और
अगर आप जो कंपनी स्मॉल कैप देख रहे हो उसका ग्रोथ बाकी सारी कंपनी से ज्यादा है, सेल्स ग्रोथ की बात हो रही है टॉप लाइन की, अगर उसका ग्रोथ बाकी सारी कंपनी से ज्यादा है तो कंपनी डोमिनेट कर रही है, मार्केट शेयर छीन रही है। और जब भी कंपनी मार्केट शेयर छीन रही है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये, जब भी कंपनी अपने पीयर से ज्यादा ग्रो कर रही है टॉप लाइन और अपने पीयर से मार्केट शेयर छीन रही है, तो अल्टीमेटली वो बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं उनको लात मार के बाहर निकाल देगी अपने फील्ड से और वहां की किंग हो जाएगी। आप देखें, इसको बोलते हैं डोमिनेंस इन द इंडस्ट्री। आप जब भी स्मॉल कैप खरीदें वहां पर आप देखें 30-40-50% का ग्रोथ हो, पी थोड़ा ऊपर मिले तो भी चलेगा, 30-40-50% का ग्रोथ हो, बाकी कंपनीज उससे कम ही ग्रो करें, उससे ज्यादा ग्रो ना करें, और मार्जिन अच्छा हो, 15-20% का मार्जिन हो एटलीस्ट, और बॉटम लाइन ग्रोथ 30-40% का हो, मतलब टॉप लाइन से थोड़ा ही कम हो बॉटम लाइन, मतलब अगर आसपास भी होगा तो चलेगा। इसके अलावा आरओई अच्छा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, उससे क्या होता है कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाती है। आरओई अच्छा हो, कंपनी का जो टॉप लाइन है, सेल्स ग्रोथ है, वो बाकी सारे उनके पीयर्स को डोमिनेट करें, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 to 4, क्या बोल रहा हूँ मैं 2 to 5 ईयर्स, ऑन द टेन्योर ऑफ 2 to 5 ईयर्स बाकी सारी कंपनीज को धक्का मार के बाहर निकाले और डोमिनेट करे। जब कंपनी डोमिनेट करती है उसका मार्केट कैप बढ़ता है, उसका सेल बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है बड़े कस्टमर को अब वो टारगेट कर पाती है और अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है डोमिनेंसी की वजह से। तो सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके देखना चाहिए। काइंडली शेयर सम विंडो फ्रॉम योर मोस्ट रिवॉर्डिंग पिक इन करेंट पोर्टफोलियो एंड एजुकेशनल पर्पज ओनली। एजुकेशनल पर्पज भाई ध्यान रखना। मोस्ट रिवॉर्डिंग पिक में नंबर 1 पे आता है भाई न्यूजन सॉफ्टवेयर। मैंने 12-14 के पी पे उसको समझ लिया था कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 2-3 क्वार्टर निकले थे, तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट में उसने पिछला जो साल था उसका 3 क्वार्टर से ही टॉप लाइन को बीट कर दिया था। मैं कह रहा हूँ चौथे क्वार्टर में टॉप लाइन में कुछ ग्रोथ आया या नहीं आया, भाई मेरा जो एस्टिमेट है ग्रोथ का वो बीट हो चुका है। अब चौथे क्वार्टर में जितना आएगा ना उससे शेयर फटेगा ही फटेगा। 12-14 के पी पे प्रॉफिट ग्रोथ मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं था, 8-9% का था, बट मैंने कहा अगर इसका सेल्स ग्रोथ है ना तो ये फोड़ देगा। ऐसा ही अल्टीमेटली हुआ, उसका 12-14 का पी बना 30-35 का। उसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ कि भाई 12-14 का पी जब 30-35 का बना, 356 रुपए 98 पैसे का शेयर था, वो हो गया शेयर 900 रुपए का। तो वहां से मेरा पैसा हो गया 2.5 गुना, 100 रुपए के 250 रुपए बन गया। भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है उसमें, 50 ऊपर 50 नीचे, वो तो चलो चलने की बात है। क्योंकि उसके बाद जब उसका फर्स्ट क्वार्टर आया, फोर्थ के बाद उसमें ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया, प्रॉफिट ग्रोथ 10% से भाई बहुत बढ़ गया, 30-40% था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वैसे तरह से होता है कि मतलब डोमिनेट कर रहा है या नहीं। और मैंने उनके प्रमोटर्स को समझा, प्रमोटर्स ऑनेस्ट होने चाहिए और उनके इंटरव्यूज में वो क्लियर बात करें, गुमराह ना करें और ऐसी बात ना बोलें जो नॉर्मल आदमी को समझ ना आए। कोई ज्यादा इंग्लिश एक्सेंट में कुछ ना कुछ टेक्निकल बात बोलता है कि भाई उनके आईटी वालों को ही समझ आएगी, हमें समझ आएगी नहीं, तो जरूर कुछ ना कुछ काला पीला चल रहा होता है, क्योंकि क्लियर बात क्यों नहीं बता रहे हो। तो वो वाली चीज है, तो वैसे करके मैं ढूंढता हूँ। इसके अलावा और कमेंट्स, ऑटो एंड एनर्जी सेक्टर ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री पर डिटेल्ड वीडियो हो गया, भाई कोटक बैंक ओके, ये सब भी हो गया। चलो फिर यहीं तक रखते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और यार अगर आप चाहोगे तो थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ा नंबर बढ़ाओ। अभी क्या ऐड आप लोग देखते हो, बट ऐड का कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर से पहले कुछ नहीं होने वाला। तो यार थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब करो, आप लाइक करोगे तो हो सकता है थोड़ा नंबर आगे बढ़े, किसी दोस्त को भेज दो। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।